गुड मॉर्निंग। तो आज एक नए टॉपिक पे वीडियोस बन रही है। टॉपिक का नाम है एसी मोटर कंट्रोल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। यानी आज हम लोग पढ़ने जाएंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के मदद से हम लोग पूरे एसी मोटर को, ये मेरा एसी मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात हो रही है। 3 फेज का मतलब ही हो गया इंडक्शन मोटर, और इस 3 फेज इंडक्शन मोटर को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कंट्रोल करते हैं। यानी माइक्रो प्रोसेसर इस 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए क्या भूमिका निभाता है, क्या काम है। ठीक, पीछे के लेक्चरों को देखे होंगे आप, या आप पीछे के क्लास किए होंगे, तो काफी हद तक ये समझ में आया होगा कि हम लोग कंट्रोल क्यों करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी ड्राइव्स को, या एसी मोटर को, या डीसी मोटर को। इसका कारण है, हम चाहते हैं कि जो हमारा मोटर है हमारी मर्जी के अनुसार, ठीक है, हमारे इशारे पे काम करे। मैं जैसे चाहूं वैसे मोटर को चलाऊं, मैं जैसे चाहूं उतने स्पीड पे मोटर को चलाऊं। मेरे अनुसार से स्पीड मतलब चेंज होना चाहिए, या मेरे अनुसार से मोटर काम करना चाहिए। ठीक, ऐसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं इस पे तो आऊंगा ही। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूं, ठीक है, गाड़ी में एक इंजन है। मैं चाहता हूं कि मैं जब गाड़ी ना चलाऊं, गाड़ी मेरी रुकी रहे, उस समय पेट्रोल से इंजन में पेट्रोल आना बंद हो जाए, और जब मैं गाड़ी चलाऊं उसी समय यूज हो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, यानी वो एक कंट्रोल करना है। ठीक, उस इंजन को कंट्रोल करना है, इंजन आपके कंट्रोल पे चले। ठीक, तो इन सभी के लिए माइक्रो प्रोसेसर नाम का एक डिवाइस आता है, जो एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया है कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है। आप इसको प्रोग्राम लिख के दे दीजिए तो वो अपने अनुसार से सिग्नल जनरेट कर लेता है, और जो इसके साथ कनेक्टेड डिवाइसेस होंगे वो कंट्रोल होने भी लग जाता है। ठीक है, तो जैसा कि माइक्रो प्रोसेसर से हमें कंट्रोल करना है 3 फेज इंडक्शन मोटर को, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम रखा है। और ये ब्लॉक डायग्राम, ठीक है, बहुत आसानी से समझ लीजिएगा। लग रहा है बहुत बड़ा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको 5 मिनट 10 मिनट के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। और एग्जाम में सभी ब्लॉक्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन भी करना है। बहुत ज्यादा नहीं करना है कि हाँ हमें बहुत ज्यादा लिखना है, क्योंकि इसको अगर लिखने लगिएगा तो अनंत है, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें उसके मेन पॉइंट्स को लिख करके बस छोड़ देना है। तो जब इस ब्लॉक को मैं देख रहा था फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपके समय में जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था, तो उस समय लगा था कि पता नहीं इतना बड़ा ब्लॉक डायग्राम है, कौन कहां किससे जुड़ रहा है, कहां से कौन आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आया था। और हमको लग रहा है कि आपको भी ऐसे ही लग रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है नहीं, बहुत बड़ा नहीं है। अगर आप इसको तोड़ तोड़ के समझेंगे तो काफी हद तक समझ में आने लगेगा, और लगेगा कि हाँ अब ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसके लिए मेरा लेक्चर आप देखते रहिए और समझ में आ जाएगा आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये जो मैं ब्लॉक डायग्राम बनाया हूं, ये इस 3 फेज मोटर को, यही 3 फेज मोटर है, इसी को कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने वाला जो यहां पर सेक्शन है वो है माइक्रो प्रोसेसर। इसलिए मेरा हेडिंग बन गया, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मोटर कंट्रोल सिस्टम। यस, करेक्ट, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मोटर कंट्रोल सिस्टम। हाँ सही है। अब इसमें अगर आप गौर से देखेंगे समझने के लिए, तो सबको यूनिट बना दिया गया है। आप देख रहे होंगे इधर से 3 फेज सप्लाई आ रहा है। 3 फेज सप्लाई का मतलब हमारे घरों में सरकार हमको बिजली देती है, वो 3 फेज सप्लाई दे रहा है। यहां रेक्टिफायर यूनिट है। कौन सा यूनिट है? रेक्टिफायर यूनिट। रेक्टिफायर यूनिट के बाद ये डीसी लिंक यूनिट है। ठीक, ये इन्वर्टर यूनिट है, और ये मोटर है। ठीक है, अब इतना जो उसके ऊपर वाला सेक्शन, तो आप अगर आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े होंगे तो हर एक टीचर इस सेक्शन को बहुत डिटेल करते हैं। ये 3 फेज कन्वर्टर या रेक्टिफायर कह लेंगे, या 3 फेज इन्वर्टर कहिए। तो अगर आप इन्वर्टर पढ़े होंगे, रेक्टिफायर पढ़े होंगे, तो वहां पर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के सर इस सेक्शन को हजारों बार बनाए होंगे, और बहुत बार इसके वेव फॉर्म, इसके एक्सप्लेनेशन करते हैं। मैं अभी इसको फिर से समझा दूंगा 2-2 3-3 लाइन में। लेकिन मेरा मुख्य काम यहां है माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल करना। तो माइक्रो प्रोसेसर से इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ और ब्लॉक्स मैंने बनाए हैं, जैसे फायरिंग यूनिट ऑफ रेक्टिफायर, मल्टीप्लायर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, फायरिंग यूनिट फॉर इन्वर्टर, साफ्ट इनकोडर, या इसी को ऑप्टिकल सेंसर कहते हैं। मैं बताऊंगा ऑप्टिकल सेंसर होता क्या है।
उसी सभी को माइक्रो प्रोसेसर से जोड़ दिया गया। मतलब एरो मार्क डायरेक्शन जरूर देखिएगा। एरो मार्क माइक्रो प्रोसेसर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। एरो मार्क का मतलब होता है डेटा लेना या डेटा देना, ठीक है। यहां एरो मार्क जा रहा है, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर इसको सिग्नल देगा, और यहां एरो मार्क आ रहा है मतलब माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है माइक्रो प्रोसेसर में। ये माइक्रो प्रोसेसर का जो एरो मार्क होता है डेटा के फ्लो को इंडिकेट करता है। ओके, तो आप लोग इस सेक्शन से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, बहुत अच्छे से। फिर भी मेरा काम है, मेरे पास आया है तो मैं दो दो लाइन बोल देता हूं। रेक्टिफायर यूनिट, रेक्टिफायर यूनिट का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। हाँ जी, सही बोले सर आप। मेरे पास क्या सिग्नल आएगा? एसी, जो हमको बाहर से कहीं से मिल रहा है। आप जैसा कहते हैं कि सर हमें एसी मिल रहा है, हम मान भी लेंगे आपको एसी मिल रहा है। देखिए देखिए, हम लोग यहां पर दे रहे हैं एसी सप्लाई, और भी 3 फेज दे रहे हैं। आप सिंगल फेज लेंगे, अगर एग्जाम में गलती से आ गया 3 सिंगल फेज एसी मोटर को कंट्रोल कीजिए माइक्रो प्रोसेसर से, तो अब सेम फोटो बना लीजिएगा, कोई चेंजिंग नहीं होता यार। यहां खाली रेक्टिफायर यूनिट सिंगल फेज का बनेगा, और यहां भी इन्वर्टर यूनिट सिंगल फेज का बनेगा, और यहां सिंगल फेज मोटर बना देंगे। 3 को तार ना दिखा के एगो प्लस एगो तो 2 तार खाली दिखाएंगे, ठीक है। आप आराम से बना सकते हैं सिंगल फेज वाला। तो ऐसा कभी आ जाए, मतलब सिंगल फेज 3 फेज, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये रेक्टिफायर का यूनिट क्या काम है? इस एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। तो एक लड़का बोला डायरेक्ट डीसी दे देते ना सर। अरे डीसी कैसे देंगे डायरेक्ट? ठीक है, सुनिए, एक्चुअली में होता क्या है, हमें पता है एसी सिग्नल, इस तरह के सिग्नल्स चलते हैं एसी में, और हमें ये भी पता है कि हमें किसी मोटर को कितने एंगल पे ऑपरेट कराना है। दैट्स नेम इज अ फायरिंग एंगल। क्या बोलते हैं उसको? फायरिंग एंगल। सभी लोग फायरिंग एंगल को बहुत अच्छे से जानते हैं, और कितनी बार पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में फायरिंग एंगल, जिसे आप अल्फा नाम देते हैं, और बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं फायरिंग एंगल के बारे में। फायरिंग एंगल, ठीक है, किसी भी डिवाइस के स्टार्टिंग को स्टार्ट को दर्शाता है कि उसी समय पे, उसी एंगल पे वो स्टार्ट होगा। यस, तो यहां पर ये जो है रेक्टिफायर यूनिट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसमें फायरिंग एंगल, फायरिंग यूनिट डाला हुआ है, जो फायरिंग यूनिट इसमें फायरिंग एंगल को डिसाइड कर लेता है, ताकि हम जो भी यहां एसी से डीसी बदलाएं वो उतना ही एंगल पे काम करे जितना मैं चाह रहा हूं। ठीक, नहीं तो अगर नहीं लगाएंगे फायरिंग एंगल तो जीरो से हर समय 0 पेज से ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, लेकिन फायरिंग एंगल लगाकर एक रेक्टिफायर यूनिट आया। फिर अब डीसी बन गया सर मेरे पास। देखिए सुनिए, यहां से कहां कैसे कैसे जुड़ा। इधर से एसी आया, एसी आने के बाद यहां डीसी बना। डीसी सर, डीसी मोटर तो है नहीं सर, आप डीसी क्यों बना रहे हैं? ये तो एसी मोटर है। आप ही ने लिखा है ऊपर में बेस्ड ऑन मोटर कंट्रोल सिस्टम सिर्फ लिखा है, तो यहां पर एसी मोटर लिखा हुआ है। कौन सा? एसी मोटर लिखा हुआ है। तो भाई एसी मोटर को तो एसी चाहिए, आप डीसी क्यों बना रहे हैं? तो फिर डीसी लिंक के बारे में बाद में बात करेंगे, इन दोनों को लिंक करता है डीसी। अब ये कौन सा सेक्शन है जी? इसका नाम क्या है? इन्वर्टर। कौन सा सेक्शन है? इन्वर्टर यूनिट। अब इन्वर्टर का काम बताओ, सोचो इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी में कन्वर्ट करने वाले डिवाइस को इन्वर्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? डीसी को एसी में जो कन्वर्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टर। यस, इन्वर्टर का काम है डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देना, इन उल्टा कर देना, डीसी को एसी में। और रेक्टिफायर का काम क्या था? एसी को डीसी में कन्वर्ट। सर काहे फिर जब डीसी पे ही, जब एसी ही देना था तो डायरेक्ट एसी जो दे देते इसको। क्वेश्चन बढ़िया उठा। आप सोच रहे होंगे अरे ऐसा होता तो रवि सर को पूछना, तो या जो सर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाए हैं या ड्राइव पढ़ाए हैं उनसे पूछना, तो कूट देंगे पहले तुमको। बोलेंगे बाबू डायरेक्ट अगर दोगे तो कंट्रोल कैसे होगा मोटर? मोटर को कितना एंगल पे ऑपरेट करना है कहां पता चलेगा? इसलिए तुमको रेक्टिफायर लगाना ही पड़ेगा और इन्वर्टर लगाना ही पड़ेगा। यानी फायरिंग एंगल नहीं डिसाइड, फायरिंग एंगल डिसाइड कैसे होगा? इसीलिए आपको रेक्टिफायर यूनिट और इन्वर्टर यूनिट दोनों लगाना पड़ेगा आपको। और ये दोनों लग जाने से आधा कंट्रोल तो यहीं पर हो जाता है, आधा कंट्रोल हो जाता है। आगे सुनिए, तो इन्वर्टर का काम क्या है? डीसी को एसी बदलना, और एसी किसको मिलेगा? एसी मोटर को। ये मेरा एसी मोटर है और ये एसी मोटर काम करना शुरू कर दिया। वेरी गुड, एसी मोटर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, इतना के बाद इधर हम ना जा करके हम सीधे इस पे आ रहे हैं, साफ्ट इनकोडर। ये क्या होता है सर? साफ्ट बहुत सारा अच्छा शब्द है, छोटा सा शब्द है, और साफ्ट जो है बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आता होगा। एक लड़का बोला नहीं आता है, देखिए बोल भी रहा है नहीं आता है। तो साफ्ट का मतलब क्या होता है सुनिए। अगर कोई मशीन, ठीक है, आप देखते होंगे आटा चक्की का मशीन या फिर और उस तरह का बड़ा बड़ा मशीन देखेंगे तो आप देखते होंगे एक कोई घूमने वाला चीज
एक मोटे से रॉड में, ठीक है, मोटा सा रॉड लगा हुआ है, ठीक है, और इस रॉड पे वो पूरा का पूरा सिस्टम लोडेड है और घूम रहा है, ये वाला लोहा घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, इसे शाफ्ट कहते हैं। एक लोहा का रॉड जिसपे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं और वो सबको घुमाते रहता है। साइकिल देखा है, साइकिल एक्सल बोलते हैं, दो पैडल को बीच में जोड़ता है, एक्सल कहलाता है। तो शाफ्ट, ठीक है, एक मोटा सा रॉड, तो ये शाफ्ट। अब सुनिए यहां पर से, शाफ्ट इनकोडर का मतलब क्या होता है, हम लोग एक सिग्नल यहां पर से लाइट एनर्जी देंगे, और ठीक है, लाइट एनर्जी देंगे मतलब इस शाफ्ट में हम लोग एक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, लाइट एनर्जी, ठीक। इससे पता क्या चलेगा, ये इससे टकराएगा, ये शाफ्ट घूम रहा है, कितना तेजी से घूम रहा है, तो वो इसको इनकोडर किसको देगा, माइक्रो प्रोसेसर को। ठीक से सुनिए, अरे यहां पर मान लो तुम मोटर लगाया, मोटर चल रहा है सर 300 आरपीएम, 300 रोटेशन पर मिनट, ये तो तुम जानते हो ना जी। माइक्रो प्रोसेसर को बताना है कि मोटर भाई साहब 300 आरपीएम में दौड़ रहे हैं, तो एक लाइट सिग्नल इसमें कर देंगे, अगर कोई डिवाइस टच करोगे तो रुकिए जाए, इसलिए लाइट एनर्जी देंगे, लाइट प्रकाश टकराएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वो टकरा कर शाफ्ट इनकोडर के द्वारा, ठीक है, उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को दे दिया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को बोलता है 300 के स्पीड में घूम रहा है, यानी इसके पास नॉलेज हो गया कि हमारा मोटर 300 आरपीएम में घूम रहा है। ठीक, अचानक मैंने बाहर का इंसान चाहता हूं कि मेरा मोटर 200 के आरपीएम में चले, मैं चाहता हूं, तो मैं इसको जाकर नहीं बोलूंगा कि 200 में घूमो, मैं माइक्रो प्रोसेसर को बोलूंगा मेरा मोटर को स्पीड को घटा दीजिए। मैं माइक्रो प्रोसेसर को बोलूंगा, जाके मुंह से नहीं बोलना है, इसके लिए सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं माइक्रो प्रोसेसर को बोलूंगा। अब माइक्रो प्रोसेसर यहां से जनरेट करेगा फायरिंग यूनिट रेक्टिफायर, यानी कि जो ये रेक्टिफायर काम करता है, ये किस एंगल पे काम करेगा कि कितना स्पीड दौड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किस एंगल पे रेक्टिफायर को ऑपरेट कराइएगा कि कितना ये घूमेगा, कितना आरपीएम में घूमेगा, वो सारा डिसाइड कौन करता है, फायरिंग यूनिट फॉर रेक्टिफायर। अब हुआ क्या, 300 आरपीएम में घूम रहा था, तुमको चाहिए 200 आरपीएम, तो 200 आरपीएम में तुमको फायरिंग यूनिट चेंज करना होगा, फायरिंग सर्किट चेंज करना होगा। रेक्टिफायर सर्किट वही है, यहां से सिग्नल जाएगा फायरिंग सर्किट के रूप में, और ये फायरिंग सर्किट इस रेक्टिफायर को जितना हमें आरपीएम लाना है, 200 आरपीएम लाना है, तो उतने में उतना एंगल पे जाके तोड़ेगा कि ये 200 आरपीएम इसको हो जाए, और फिर वो डीसी बदलेगा, फिर डीसी से एसी बदलेगा, और आपका मोटर फिर कन्वर्ट हो जाएगा, कितना मोटर उतना स्पीड, कितना स्पीड में आ जाएगा, 200 आरपीएम में। बस सिंपल सा बात। फिर 200 आरपीएम का सिग्नल इनकोडर के द्वारा इसके पास आएगा। अब माइक्रो प्रोसेसर को जानकारी हो गई है कि हमारा मोटर 200 आरपीएम में दौड़ रहा है। अचानक कोई कहेगा फिर 500 आरपीएम बदलो, तो फिर से यहां से फायरिंग एंगल जाएगा। सर ये सब का क्या काम है, ये सब कोई बेकार कहां, अरे इसको भी बताते हैं ना। तो फायरिंग एंगल यहां तक हो गया, डीसी बदला, डीसी से एसी बदला, एसी उतना घुमा, शाफ्ट इनकोडर दिया, माइक्रो प्रोसेसर मिला, तो गोल गोल चक्कर में लगने लगा। आप गौर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये बीच के तीन को सेक्शन और एक डीसी लिंक पढ़ लेंगे तो हम लोग का ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ ये एसी मोटर माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कैसे कंट्रोल होता है। ठीक, अब आइए बीच के 2-3 सेक्शन में। अब देखिएगा यहां फायरिंग सर्किट है, तो ये भी तो एक सर्किट है सर 6 थायरिस्टर का, और इसको भी तो फायरिंग करना होगा। हाँ सर, इसलिए इसका रेक्टिफायर का फायरिंग सर्किट अलग बनाएंगे और इन्वर्टर का फायरिंग सर्किट अलग बनाएंगे। दोनों के फायरिंग सर्किट अलग अलग होते हैं, एकदम अलग अलग होगा सर्किट। इसको कितना एंगल पे ऑन कराएंगे और इसको कितना एंगल पे ऑन कराएंगे कि मेरा एसी मोटर जो है 200 आरपीएम में घूमने लगे, या 300 आरपीएम में घूमने लगे, या 500 या 700 या 1000, जितना आरपीएम में घूमने लगेगा उसके लिए हम लोग फायरिंग एंगल के द्वारा दोनों को अलग अलग कंट्रोल करते हैं। यही फायरिंग एंगल इसका होगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इसका फायरिंग एंगल अलग, इसका फायरिंग एंगल अलग, और मैं दोनों फायरिंग एंगल के द्वारा इन दोनों को ऑपरेट करूंगा और मोटर को उतने स्पीड। लेकिन सोचो इन दोनों को कंट्रोल कौन कर रहा है, तो पता चला अरे सर यहीं से तो निकल रहा है। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन है, कौन कर रहा है, कौन कर रहा है जी, माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। इन दोनों को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है। तो हम फिर क्वेश्चन पूछे, इसको कैसे पता चला कि कितना स्पीड दौड़ रहा है,
इसको पता कैसे चला? तो बोला अरे ये तो जुड़ा हुआ है ना साफ्ट इनकोडर से, साफ्ट इनकोडर इसके साफ्ट से जुड़ा है, साफ्ट सिग्नल देता है और ये माइक्रो प्रोसेसर को बताते रहता है, देखो हम 300 घूम रहे हैं, हम 500 घूम रहे हैं, हम 700 घूम रहे हैं। माइक्रो प्रोसेसर को सब जानकारी मिलते रहता है। और माइक्रो प्रोसेसर को हम आदेश देंगे, हम यूजर हैं, वी आर यूजर्स, हम आदेश देंगे कि नहीं नहीं इसको 700 आरपीएम करो, नहीं नहीं इसको 1000 आरपीएम करो, नहीं नहीं इसको 200 आरपीएम करो, मैं जैसा चाहूंगा वैसा इसके द्वारा और इसके द्वारा सिग्नल भेज दूंगा। करेक्ट? ये सिग्नल हम लोग भेज देंगे, अब भेज करके दोनों को कंट्रोल करेंगे, जिसकी वजह से हमारा एसी मोटर कंट्रोल हो जाएगा। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आप ब्लॉक डायग्राम आधा बना दीजिएगा ना, मैं गारंटी लेता हूं 6 नंबर में 2 नंबर इसी को देख के दे देगा। ये डायग्राम कितना आसान है वो देख लीजिए पहले, 1 से 2 बार में बन जाएगा। 6 को थायरिस्टर बनाइए, 3 को ऊपर 3 को नीचे, 6 को ऊपर 6 को नीचे, सॉरी 6 को ऊपर 6 को नीचे। और भाई फायरिंग देना है, फायरिंग सर्किट देना है, दोनों में देंगे। लेकिन बाकी सर्किट आपका एक साफ्ट इनकोडर है, एक मल्टीप्लायर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे, आपसे जरूर बात करेंगे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के बारे में। तो हम लोग आते हैं इसी पे। एक लड़का बोला सर एडीसी पढ़े हैं लेकिन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर नहीं पढ़े हैं। दोनों एक के बदवा होता है। एडीसी का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में। एक्चुअली में हमें पता है कि माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी पे वर्क करता है। अरे किस पे वर्क करता है जी? तो बाइनरी पे वर्क करता है। अरे किस पे वर्क करता है? बाइनरी पे। यस करेक्ट, सही बोल रहे हैं आप, ये बाइनरी पे वर्क करता है। जब ये बाइनरी पे वर्क करता है तो तुम तो दे रहे हो साइंस वेव, साइन वेव में तो बाइनरी है नहीं। अब बाइनरी तो ऐसा वेव होता है, बड़ा टेंशन हो गया सर अब तो। ठीक है, इस तरह का होता है और ये टेंशन, बड़ा टेंशन दे दिया। तो सुनिए, कुछ नहीं, अरे हम एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर को बुलाएंगे, आओ भाई तुम, उधर से आ रहा है एनालॉग सिग्नल, तुम एनालॉग सिग्नल लो और हमें बदल के दे दो। किसमें? डिजिटल सिग्नल में बदल के दे दो। किसमें बदल के दे दो? डिजिटल सिग्नल बदल के दे दो, जिससे माइक्रो प्रोसेसर सारा बात समझने लगेगा इसका। ठीक है, और इन दोनों का बात जो है मल्टीप्लायर और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के द्वारा माइक्रो प्रोसेसर को मिलेगा और माइक्रो प्रोसेसर बहुत अच्छे से समझ लेगा कि मोटर कितना में चल रहा है, कितना स्पीड है, बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए नहीं घटाना चाहिए। ये सारा खेल माइक्रो प्रोसेसर करने वाला है यहाँ पर। तो इस तरीके से, ठीक है, आपके पास एक छोटा सा ब्लॉक सिस्टम हुआ। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम आपने यहाँ पर देखा और ब्लॉक डायग्राम था एसी मोटर कंट्रोल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। एसी मोटर कंट्रोल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। ठीक, आइए तो अब इसमें आईओ टर्मिनल्स मतलब समझा देंगे। इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स। आईओ टर्मिनल का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स। मतलब अगर हम माइक्रो प्रोसेसर में इनपुट डिवाइस जोड़ोगे ना जी, अरे भाई मोटर चला रहे हो, मोटर को ऑन करना है या मोटर को चालू करना है तो तुम इनपुट डिवाइस दोगे ना। कैसे इसको बोलोगे? मुंह से जाके बोलोगे, मुंह से भी काम कर जाएगा। मतलब इसको कैसे कहोगे कि 500 आरपीएम में घूम रहे हो तुम 300 आरपीएम में आ जाओ? कैसे कहोगे सर? मुंह से तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, हम लोग सिग्नल के द्वारा भेज सकते हैं। ये सिग्नल जाएगा, उतना में फायरिंग होगा, उतने में ये मोटर जो है 3 फेज मोटर जो है आराम से, ठीक है, उतना ही स्पीड में घूमना शुरू हो जाएगा। ये था छोटा सा ब्लॉक डायग्राम का एक झलक। यानी कि अगर आपके पास अगर गलती से ये क्वेश्चन आता है, गलती से नहीं, अगर आएगा कि सर एक्सप्लेन कराइए ना, ठीक है, कैसे कोई माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, कैसे कोई माइक्रो प्रोसेसर हमारे इंडस्ट्रियल ड्राइव या इंडस्ट्रियल मोटर जैसे सिस्टमों को चुटकी में कंट्रोल कर लेता है। चुटकी में, ठीक है, मतलब बहुत ही हल्का डिवाइस और छोटा डिवाइस होता है और कम पावर वाला डिवाइस होता है, वो सब को कंट्रोल कर लिया, हाई पावर डिवाइस को। करेक्ट? ये था छोटा सा एक पार्ट। अब मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, जो कि मेरे पास नोट्स है, यहां शुरू करते हैं। Here we will learn how a microprocessor based motor control system works. हम लोग यहां पर जानेंगे कि कैसे माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मोटर को कैसे कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम। We will understand it with a block diagram so it will be easy to understand. हम लोगों ने इसको समझने के लिए एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, जो अभी समझ रहे थे आप, वो ब्लॉक डायग्राम ही है और उस ब्लॉक डायग्राम से हम इसको आसानी से समझा पाएंगे। यही बात लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट, nowadays in the automation system, ऑटोमेशन की दुनिया में माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम आर वाइडली यूज्ड। ये बात कौन नहीं जानता है? बचपन का बच्चा जानता होगा कि आज की पूरी दुनिया माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम पे आ गई है और इससे भी ऊपर जा गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या इसके ऊपर आ गया है, ठीक है,
ओपन एआई, आर्टिफिशियल, गूगल बार्ड, ये सब लोग आ गए हैं और ये माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम से ही सारा काम करते हैं। Here we will going to know the 3-phase AC motor control using microprocessor। हम लोग इस चैप्टर में आज पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ रहे हैं उसका नाम सुनिए। आज जो पढ़ रहे हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक है उसका नाम है, हाँ उसका नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम है 3-phase AC मोटर कंट्रोल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। हमारा आज का चैप्टर यही है और इसी पे हमें पूरा काम करना है, ठीक है। तो यहां तक यहां देखिए, यहां पर हो गया एसी मोटर कंट्रोल यूजिंग माइक्रो प्रोसेसर। चलिए बीच में इंटरप्शन था, हट गया। जनरली 3-phase इंडक्शन मोटर्स एंड सिंक्रोनस मोटर्स आर कैन बी कंट्रोल्ड यूजिंग दिस माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम, ठीक है। इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर आप काफी हद तक जानते हैं, आप लोग इलेक्ट्रिकल ब्रांच से स्टूडेंट हैं, तो 3-phase इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर हमें समझाने की जरूरत नहीं है। दोनों तरह के मोटर इस तरह के कंट्रोल में आते हैं। अगर आ गए एग्जाम में तो सबका कंट्रोलिंग ऐसे ही होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम अभी आपने देखा था, बहुत अच्छे से समझा भी है और इस ब्लॉक डायग्राम को ही हम अभी आगे और समझा रहे हैं। कुछ करना नहीं है, आप एकदम आसान बना दिया हूं मैं इसको और आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए सबसे पहले एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और फिर एक बार फोटो दिखाएंगे, पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू एबव ब्लॉक डायग्राम द मेन पार्ट ऑफ ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड 3-phase मोटर कंट्रोल सिस्टम आर, ठीक है। कौन कौन लोग हैं? रेक्टिफायर यूनिट, इन्वर्टर यूनिट, डीसी लिंक यूनिट, फायरिंग यूनिट, ठीक है, फायरिंग यूनिट फॉर इन्वर्टर, करंट एंड वोल्टेज सेंसर, मल्टीप्लायर एंड अलाउ टू डिजिटल कन्वर्टर, ऑप्टिकल सेंसर, शाफ्ट इनकोडर फॉर पोजीशन एंड स्पीड मेजरमेंट, माइक्रो प्रोसेसर इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल। सर ये क्या किए आप? तो हम कुछ नहीं किए, इस फोटो में जितने लोग दिखाई दे रहे हैं उसको मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते चले गए, ठीक है, जितने दिखते चले गए, ठीक है। अब देखिए दिख रहा होगा ब्लॉक डायग्राम, थोड़ा व्हाइटनेस आ गया था, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जितने ब्लॉक्स लिखे हुए हैं सारे के सारे मैंने पॉइंट वाइज करके मेंशन कर दिए हैं। अब ठीक है, थोड़ा व्हाइट बढ़ गया था, व्हाइटनेस, ठीक है। तो रेक्टिफायर यूनिट, यहां देखिए रेक्टिफायर यूनिट लिखा है, फिर डीसी लिंक, इन्वर्टर यूनिट, 3-phase पावर सप्लाई, फायरिंग यूनिट, मल्टीप्लायर यूनिट, सब कुछ यहाँ पर आपको लाइन से लिखा है। मैं एक एक करके अब सबका एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। आइए पहले तो ऑपरेशन पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके पॉइंट बाय पॉइंट को पढ़ लेंगे। द सिंपल ऑपरेशन प्रिंसिपल ऑफ दिस सिस्टम इज फर्स्ट द 3-phase इनपुट पावर सप्लाई इज कन्वर्टेड इनटू डीसी पावर सप्लाई बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर, बाय द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर सर्किट। कहना क्या चाह रहा है? कहना चाह रहा है सर कि ये जो 3-phase पावर सप्लाई आ रहा है ये रेक्टिफायर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट होता है? डीसी में कन्वर्ट होता है, जो भी बताए। उसके बाद वह डीसी इन्वर्टर सर्किट के द्वारा, ठीक है, मोटर को देता है। तो भाई मोटर चलने लगा, लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए हमें फायरिंग सर्किट देना होता है और यही दोनों फायरिंग सर्किट किसके द्वारा कंट्रोल होता है? माइक्रो प्रोसेसर। अगर हमें इस मोटर को कंट्रोल करना है तो हमें फायरिंग सर्किट को कंट्रोल करके रखना होगा। सारा खेल फायरिंग सर्किट का ही है। जो फायरिंग सर्किट समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। फायरिंग सर्किट का मतलब होता है हमें कितना स्पीड देना है, कितने एंगल पे हमें उसे ऑपरेट कराना है। यानी फायरिंग सर्किट को कंट्रोल कौन कर रहा है? तो माइक्रो प्रोसेसर। तो मैं जैसा चाहूंगा यहां पर प्रोग्रामिंग करूंगा। प्रोग्रामिंग अभी आपको करना नहीं है, खाली आप कहेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है जिसके द्वारा मैं प्रोग्रामिंग कर दूंगा, तो वो मैं जितना फायरिंग एंगल सेट करूंगा वो मोटर उतना इसको फायरिंग करेगा और उतनी स्पीड पे चलने लगेगा। सबसे मेन मोटो ये है। बाकी सब एक्सप्लेन नहीं भी कीजिएगा तो आपको नंबर नहीं काटेगा, लेकिन मोस्टली इसको और इसको कर दीजिए। तो अभी इसको भी बताया ये क्या काम करता है। ये हमेशा जानकारी देते रहता है माइक्रो प्रोसेसर को कि भाई मोटर कितना स्पीड में चल रहा है, ठीक है। यहां से शाफ्ट इनकोडर है जो एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है, देते रहता है। तो मैं यही काम कर रहा हूं। अभी इसका इस सेक्शन का 2 लाइन लिखूंगा, इस सेक्शन का 2 लाइन, ऐसे करके मैं सभी सेक्शनों का मैं लिख दिया हूं। आप अपने से भी पढ़ सकते हैं, मेरे को कोई जरूरत नहीं है इसमें, एकदम इजी लैंग्वेज में मैंने बना दिया है। आप पढ़ के पूरे तरीके से आप कर सकते हैं। फिर भी मेरा काम है, जल्दी जल्दी मैं कर देता हूं थोड़ा। आइए, ओके, कन्वर्टर डीसी पावर सप्लाई बाय रेक्टिफायर एंड देन तब उसके बाद जो डीसी बन गया, डीसी पावर सप्लाई इज अगेन कन्वर्टेड इनटू कंट्रोल्ड 3-phase एसी पावर सप्लाई बाय द हेल्प ऑफ इन्वर्टर सर्किट। वो डीसी फिर एसी में बदलता है। सर एक लड़का बोला सर ऐसे काहे किए, एसी को डीसी बदलते हैं फिर डीसी को एसी बदलते हैं, बेवकूफ है हम लोग। अरे नहीं, बेवकूफ नहीं है, दोनों के लिए फायरिंग एंगल अलग अलग देंगे और इसी फायरिंग एंगल से मेरे को कंट्रोल्ड होगा। कंट्रोल्ड का मतलब होता है फायरिंग एंगल देना। फायरिंग एंगल अगर हम दे रहे हैं तो कंट्रोल होना ही होना है। यस, ठीक है। एंड दिस कंट्रोल्ड एसी पावर सप्लाई इज अप्लाइड टू द मोटर, मोटर को देंगे।
एंड द इन्वर्टर रेक्टिफायर एंड द अदर सर्किट्स आर कंट्रोल्ड बाय माइक्रोप्रोसेसर। यही मेन लाइन है, यही माइक्रोप्रोसेसर किसके द्वारा कंट्रोल, कौन कौन कंट्रोल, किसको किसको कंट्रोल कर रहा है, इन्वर्टर, रेक्टिफायर एंड अदर सर्किट्स, यानी फायरिंग सर्किट्स। नाउ लेट्स डिस्कस द, ठीक है, ईच पार्ट ऑफ द ब्लॉक्स दिस सिस्टम। अब थोड़ा सा नंबर बढ़ाने के लिए मान लिया 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर का आ गया तो इतने लिख के आ जाना है। यदि 6 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो तामझाम बढ़ा दो। अब वही कमवा को रेक्टिफायर सर्किट लिख दिए और वही बतवा को यहाँ पर 3-4 लाइन बढ़ा दिए, अपने से पढ़ोगे। ये सब अंग्रेजी अब नहीं समझ में आता है, ऐसा नहीं, हिंदी भी है लेकिन हिंदी नहीं दिए हैं। फिर इन्वर्टर यूनिट लिखे हैं जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। फिर डीसी लिंक, हाँ ये क्या करता है मैं समझा देता हूं। ये रेक्टिफायर और इन्वर्टर के बीच में जुड़ने वाला एक लिंक होता है, ठीक है, और ये जनरली एक इंडक्टर से जोड़ते हैं या इंडक्टर थायरिस्टर का पैरेलल कनेक्शन से जोड़ते हैं। इनको लिंक करने का काम करता है, माने दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है हिंदी में अगर बोले तो, या फिर दोनों के बीच में क्या बोलेंगे, कनेक्शन स्थापित करता है। और कोई काम नहीं है डीसी लिंक का, ठीक है, पुराने समय में या फिर अभी भी सिर्फ इन्वर्टर एक इंडक्टर लगा के भी काम चलाया जा सकता है। इन सम सर्किट लिखे भी होंगे वही चीज। डीसी लिंक इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ द कनेक्टिंग बिटवीन द आउटपुट एंड रेक्टिफायर विद द इनपुट ऑफ द इन्वर्टर। सिंपल सा बात है। इन सम सर्किट ए सिंपल इंडक्टर इज यूज, कभी कभी सिंपल इंडक्टर भी यूज करते हैं जो लिखा है। करंट एंड वोल्टेज सेंसर मल्टीप्लायर, ठीक है, ये करंट और वोल्टेज को सेंस करता है और जितना जरूरत पड़ता है उतना गुना बढ़ाता भी है। मल्टीप्लायर माने बढ़ाना, जो बीच वाला सेक्शन हम लोग ब्लॉक डायग्राम में नहीं पढ़े थे वो यही है। यानी कि मान लो कि वोल्टेज करंट कम आ रहा है तो माइक्रो प्रोसेसर सिग्नल देगा, ये वोल्टेज बढ़ाओ, ये करंट बढ़ाओ, वोल्टेज घटाओ, करंट घटाओ। ये सारा सेक्शन माइक्रो प्रोसेसर से कंट्रोल होता है, ठीक है। तो वोल्टेज एंड करंट सेंसर है जो कि वोल्टेज और करंट को सेंस करता है और उसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाता भी है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो मोटर है ये एनालॉग सिग्नल पे काम करता है, एसी सिग्नल पे काम करता है। अब ये एसी सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, एसी सिग्नल एनालॉग सिग्नल है, और ये एनालॉग सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को समझ में नहीं आता है। माइक्रो प्रोसेसर बोलता है हमें डीसी दोगे तो हम काम करेंगे, नहीं तो ये काम करेंगे। तो भाई हमें एसी से एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा, ठीक है। तो भाई हमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने वाला एक डिवाइस चाहिए जो कि माइक्रो प्रोसेसर को समझाने वाला, एक सिग्नल देने वाला, ठीक है। डिवाइसेस का नाम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस। हाँ जी, एसी से डीसी बोलते हैं इसको। आइए, ठीक है, ऑप्टिकल इनकोडर और सेंसर, ऑप्टिकल इनकोडर और सेंसर, ठीक है। एक्चुअली में क्या करता है कि सांप कितना तेजी से घूम रहा है, कितना मोटर का स्पीड है, वो माइक्रो प्रोसेसर को जानकारी देते रहता है कि माइक्रो प्रोसेसर तो अभी इतना माइक्रो प्रोसेसर पूछता है मोटर कितना स्पीड में चल रहा है, 300, 400, 200। तो ये ऑप्टिकल इनकोडर जो है प्रकाश के माध्यम से, ठीक है, प्रकाश को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाएगा और उसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर को समझ में आ जाता है कि अच्छा मोटर इस आरपीएम में घूम रहा है। तो बस ऑप्टिकल इनकोडर और या सेंसर जो है माइक्रो प्रोसेसर के स्पीड की जानकारी माइक्रो प्रोसेसर को देता है। इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल, ये जरूरत नहीं है, हम किसी भी माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल से जोड़ते हैं। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट का मतलब होता है कुछ डेटा लेना, आउटपुट का मतलब होता है प्रोसेस करने के बाद डेटा देना। ये दोनों नहीं रहेगा तो माइक्रो प्रोसेसर वर्क नहीं करेगा। इसलिए हर माइक्रो प्रोसेसर में, अरे कंप्यूटर पढ़ा है ना जी, कंप्यूटर में क्या होता है, एक पूरा सा सीपीयू होता है या सिस्टम होता है जिसमें इनपुट यूनिट होते हैं, आउटपुट यूनिट होते हैं। बिना इनपुट और आउटपुट यूनिट के माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम वर्क ही नहीं करता है। तो एक इनपुट और आउटपुट सेक्शन भी होना चाहिए, अदरवाइज नॉट नेसेसरी कि इसको आप एक्सप्लेन करेंगे। आइए, लास्ट है माइक्रो प्रोसेसर, यही मेन है, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है, इसको नहीं छोड़ना है। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, इट इज द मेन प्रोसेसिंग डिवाइस और ब्रेन ऑफ द होल सिस्टम। सही बात है, यही सारा काम करता है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग होता है। मेरा पहला लेक्चर देखिएगा तो उसमें मैंने बताया है कि माइक्रो प्रोसेसर कैसे सोचता है या माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, मैंने समझाया है। वो एक कलेक्शन ऑफ ढेर सारे प्रोग्रामिंग का एक कलेक्शन होता है। जैसे तुम्हारे दिमाग में ढेर सारा प्रोग्रामिंग डाला हुआ है, वैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग डाला होता है, जो मोटर के लिए होता है या जिस काम के लिए उसको बनाया जाए उसका प्रोग्रामिंग डाला जाता है। इट कलेक्ट डेटा, डेटा मांगता है, पूछता है, लेता है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द डिफरेंट इनपुट मॉड्यूल, और उसके अकॉर्डिंग से, ठीक है, डेटा कलेक्ट करता है और इंस्ट्रक्शन कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग सेट करता है और दे देता है प्रोग्रामिंग। आफ्टर द प्रोसेसिंग दिस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन इट जनरेट द कंट्रोल सिग्नल। देख लीजिए, डेटा आया उधर से और इंस्ट्रक्शन आया,
ठीक है, और उसके अनुसार से देखता सोचता, अच्छा इसको इतना स्पीड चल रहा है, इतना स्पीड में करना है, तो वो एक कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, इसको स्पीड को कम करो। माइक्रो प्रोसेसर खुद करता है। आजकल की दुनिया रोबोट की दुनिया है, और वही रोबोट की बात मैं कर रहा हूं। आप लोग रोबोट बोलते हैं, हम लोग उसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, बस सिंपल सा बात है। रोबोट में आप हाथ पर नाक मुंह कान देखते होंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। वो सिर्फ एक चिप है जिसमें हम प्रोग्राम डाल देते हैं, इसी को हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं, इसी को हम रोबोट बोलते हैं, इसी को हम बहुत सारा नाम दे देते हैं। यस, तो यही था आपके पास छोटा सा, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी मैंने बाद वाले सेक्शन को पढ़ा, आप पढ़िए, और अगर आपको कहीं दिक्कत होती है तो बताइए। सबसे मेन सेक्शन है आपका ये ब्लॉक डायग्राम। अगर आप ये ब्लॉक डायग्राम 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके एग्जाम में बनाते हैं तो पूरा नंबर मिलेगा। ब्लॉक डायग्राम से ही आपको मार्क्स मिलने वाला है, ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाइएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो हमसे आप कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कहाँ दिक्कत होती है बताएंगे। चलिए, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।